एपिसोड 46 में हार नहीं मानूंगा। अयान और बूढ़े बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर आज अयान को प्रशिक्षण करना था। अयान वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। तब बूढ़े बाबा उसे बताते हैं कि यह सब उन्होंने ही किया है ताकि अयान यहां आकर प्रशिक्षण कर सके, और वह अयान से ये भी कहते हैं कि अब से अयान के प्रशिक्षण में वह भी उसकी मदद किया करेंगे। ये सुनकर अयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, बूढ़े बाबा आप बहुत अच्छे हैं। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो मैं हूँ बेटा, पर याद रखना मुझसे प्रशिक्षण लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या तुम ले पाओगे? ये सुनकर अयान कहता है, हाँ बिल्कुल। अयान का जवाब सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है तो फिर याद रखना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो मैं आपका प्रशिक्षक जरूर करूंगा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, मुझे तुमसे ऐसी जवाब की उम्मीद थी। अयान तो ठीक है, शुरू करते हैं, चलो मेरे साथ। यह कहकर बूढ़े बाबा अयान को उस नदी के पास ले जाने लगते हैं। उस नदी में लगे उन लड़कियों के स्तंभों को देखकर अयान को कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना है, पर वह कुछ नहीं कहता। उस नदी के पास पहुंच कर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, आज हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, आज तुम्हें बस इन लड़कियों के खंभों को पर करना है। ये सुनकर अयान कहता है, पर ये तो बहुत सरल है, मैं आराम से इन्हें पर कर सकता हूँ। आपने तो कहा था ये बहुत कठिन होने वाला है। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद वह एक तरफ इशारा करते हैं। अयान जैसे ही उस तरफ देखता है उसे एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, तुम्हें इस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधों पर रखना है और उसके बाद इन सभी खंभों को पार करना है। याद रहे ऐसा करते समय अगर तुम एक बार भी नदी में गिरे तो तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, क्या मुझे इसको अपने कंधों पर रखकर इन खंभों को पार करना है? ये कहकर अयान हंसने लगता है और वह कहता है, इस पेड़ का वजन तो मैं बहुत आसानी से उठा सकता हूं और उसके बाद बहुत आसानी से इस पेड़ के वजन के साथ इन सभी खंभों को पार कर सकता हूं और नदी में भी नहीं गिरूंगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो हम देख लेंगे, अब तुम्हें शुरू करना चाहिए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान को कुछ समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसे तो ये बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि अयान मनोस्तर पर होने के कारण आराम से उस पेड़ के भजन को सह सकत था और साथ ही साथ नदी में लगे उन सभी पेड़ों पर संतुलन बनाकर उनको पर कर सकता था। अयान ये तो समझ गया था कि यह जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, पर क्या यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी वह चुपचाप उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ उसे उठाने के लिए बढ़ने लगता है। तभी ज्ञान उसके मन में कहता है, अयान संभाल कर रहना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हें ये सब जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ज्ञान की बात सुनकर अयान भी उससे कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बूढ़े बाबा ने कहा है कि यह कठिन है, इसका मतलब यह आसान नहीं होने वाला है। कुछ देर बाद अयान उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर उस नदी में लगे उन खंभों के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मूल शक्ति को जागृत कर लेता है। उसने अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप को ही जागृत किया था। ये देखकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, अयान तुम अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें अपने शारीरिक बल से ही यह करना होगा। ये सुनकर अयान अब समझने लगा था सच में ये जितना आसान लगा था उतना है नहीं। उसके बाद बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान एक गहरी सांस लेता है और अपनी मूल शक्ति को वापस ले लेता है। अयान ने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने दोनों कंधों पर रखा था। उसके बाद अयान अपना संतुलन बनाते हुए छोटी छोटी छलांगे मारकर उन खाबों को पार करने लगता है। अयान ने 3 से 4 खंभे पर कर लिए थे। ये देखकर अयान कहता है, मुझे लगता है बूढ़े बाबा मुझे वैसे ही डरा रहे थे, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर मैं थकूं ना तो मैं बहुत ही आसानी से इन खंभों को पार कर लूंगा। अयान ये ज्ञान से कह ही रहा था, तभी उसे अपनी पीठ में बहुत जोर से दर्द महसूस होता है और वह उस दर्द को महसूस करते ही सीधा नदी में गिर जाता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। अयान को गिरता हुआ देखकर ज्ञान अपने ही आप से कहता है, यह अभी भी नहीं बदले हैं, उनके तरीके अभी भी उतने ही गंदे हैं, पता नहीं अयान इनका प्रशिक्षण कर पाएगा या नहीं। अयान जल्दी से उस नदी से बाहर आता है और किनारे पर बैठकर अपनी पीठ पर हाथ फेरने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से उसके साथ क्या हो गया। तभी उसकी नज़र बूढ़े बाबा पर जाती है जो कि उन सभी खंभों के पीछे खड़े हुए थे। वह अयान को देखकर ही मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े बाबा को देखकर अयान समझ जाता है कि यह उन्होंने ही किया है और यह समझते ही वह बूढ़े बाबा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, बूढ़े बाबा आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से मैं उस नदी में गिर गया। अयान उनसे ये कहता है, लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि बूढ़े बाबा ने ऐसा क्यों कहा था कि यह आसान नहीं होने वाला है। बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था यह आसान नहीं होने वाला है, तुम्हें सभी लकड़ी के खंभों को मेरे हमलों से बचते हुए पार करना होगा। अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर कहता है, पर ये तो
बहुत मुश्किल होगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा हंसते हुए कहते हैं, पर मैं तुमस कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हें आसान प्रशिक्षण देने वाला हूं। अब अयान को सब कुछ समझ में आ गया था। अयान का ऐसा चेहरा देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम इतने में ही हार मान रहे हो? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, हार, मैं कभी हार नहीं मानता। ये कहकर अयान फिर से एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर अपने कंधों पर रखता है और फिर से शुरुआत से उन खंभों पर चढ़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। वह आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक तरफ से एक हल्की सी आग की रोशनी उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखती है। अयान उससे बचने की कोशिश करता है, पर वह सीधा जाकर उसकी छाती में लगती है और अयान फिर से पानी में गिर जाता है। अयान फिर से पानी से बाहर आता है। बाहर आकर वह फिर से वैसा ही करता है, लेकिन इस बार भी वह बूढ़े बाबा के वार से नहीं बच पाता। अयान को ऐसा करते करते लगभग दोपहर हो जाती है। अयान अभी तक आधे लकड़ी के खंभों को भी पर नहीं कर पाया था। बीच में वह एक दो बार बूढ़े बाबा के वार से जरूर बचा था, पर अभी तक उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। एक बहुत जोर की चिक के साथ अयान फिर से पानी में गिर जाता है। पानी से बाहर निकलकर अयान किनारे पर जैसे ही आता है, बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, अयान, दोपहर हो चुकी है, तुम चाहो तो आराम कर सकते हो। पर अयान उन्हें मना कर देता है और कहता है, जब तक मैं इन्हें पार नहीं कर लूंगा तब तक मैं आराम नहीं करने वाला हूँ। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कुछ नहीं कहते। अयान फिर से एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा उठता है और अपने कंधों पर रखकर फिर से उन खंभों पर चढ़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे अपने सामने से फिर से एक आग की रेखा अपनी तरफ आती हुई दिखती है। उसे देखकर अयान जल्दी से एक ऊंची छलांग मारता है, जिससे वह उस हमले से बच जाता है। ये देखकर अयान खुश हो ही रहा होता है, तभी एक दूसरी आग की रोशनी जाकर उससे टकराती है और वह फिर से नदी में गिर जाता है। एपिसोड 47, तुम निराश मत हो। अयान उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधों पर उठाकर उन खंभों को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े बाबा के वार से नहीं बच पाता और इसी कारण वह बार बार पानी में गिर रहा था। ऐसा करते करते उसे दोपहर हो गई थी। दोपहर होने पर बूढ़े बाबा उसे आराम करने के लिए कहते हैं, परंतु अयान उन्हें मना कर देता है और कहता है, जब तक मैं इन्हें पार नहीं कर लेता मैं आराम नहीं करूंगा। उसके बाद अयान फिर से उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधे पर उठाता है और उन खंभों को पार करने लगता है। ऐसा करते करते आज का दिन बीत जाता है। शाम हो चुकी थी। अयान नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह ऊपर से नीचे तक पूरा गीला था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत ज्यादा निराश था। इसका कारण ये था कि अयान आज उन खंभों को पार नहीं कर पाया था। अयान का चेहरा देखकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है अयान, पहले दिन के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, पर फिर भी वह उनसे कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वह सब वापस घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद बूढ़े बाबा और अयान घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर बूढ़े बाबा खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। वहीं अयान घर के बाहर बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा था। आदेश भी उसके बगल में ही सो रहा था। अयान का मूड अभी भी कुछ अच्छा नहीं था। अयान को ऐसे देखकर ज्ञान उसके लॉकेट से बाहर आता है। बाहर आकर ज्ञान अयान से कहता है, अयान, तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों बैठे हो? ज्ञान की बात सुनकर अयान बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है, ज्ञान, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं दुखी क्यों हूँ? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, अयान, तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आज तो तुम्हारा बूढ़े बाबा के साथ प्रशिक्षण का पहला दिन ही था। तुमने पहले दिन के हिसाब से बहुत अच्छा किया। ज्ञान की बात सुनकर अयान खुद पर हंसते हुए कहता है, अच्छा, मैं तो बूढ़े बाबा के 2 से ज्यादा वारों को अपने ऊपर जेल भी नहीं पाया। हर बार पानी में गिर जाया करता था। शुरू शुरू में तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इसे बहुत आसानी से पार कर लूंगा, और मैं तो आज आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाया, और तुम्हें लगता है कि मैंने अच्छा किया है? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ, तुमने अच्छा किया है। तुम यह मत सोचो कि तुम आज आधे रास्ते पहुंचे या पूरे, या फिर तुम कितनी बार पानी में गिरे। तुम ये सोचो कि तुमने हार नहीं मानी है, और यही तुम्हारी सबसे अच्छी विशेषता है। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जल्द ही उस रास्ते को पार कर लोगे। तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब बूढ़े बाबा भी तुम्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हें प्रशिक्षण देता तो सिर्फ बता पाता कि तुम्हें क्या करना है, पर बूढ़े बाबा उससे ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के इतना सब कुछ समझाने पर अयान उसकी बात समझ जाता है और उससे कहता है, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, और मेरा यकीन करो, मैं उस सड़े हुए रास्ते को जल्दी ही पार कर लूंगा। ये कहकर अयान खड़ा होता है और आसमान की तरफ अपना हाथ करता है। ये देखकर ज्ञान कहता है, तुम नहीं सुधरोगे। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा अयान को खाने के लिए बुलाते हैं। बूढ़े बाबा ये देखकर खुश होते हैं कि अब अयान का चेहरा पहले से ठीक हो गया है, अब वह दुखी नहीं लग रहा है, और ये देखकर उन्हें अच्छा लगता है। कुछ देर बाद अयान सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा अयान को खाने के लिए बुलाते हैं। बूढ़े बाबा ये देखकर खुश होते हैं कि अब अयान का चेहरा पहले से ठीक हो गया है, अब वह दुखी नहीं लग रहा है, और ये देखकर उन्हें अच्छा लगता है। कुछ देर बाद अयान सोने के लिए चला जाता है।
अगली सुबह उठकर अयान फिर से बूढ़े बाबा के साथ प्रशिक्षण के लिए उसी जगह पर चला जाता है। कुछ देर सफर करने के बाद वह सब फिर से वहीं पर पहुंच जात। वहां पहुंचकर बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, अयान क्या तुम तैयार हो? अयान भी बूढ़े बाबा की बात सुनकर अपना सर हिला देता है और फिर से एक लकड़ी का टुकड़ा अपने कंधे पर उठाकर उन खंभों पर चढ़ जाता है और अपना संतुलन बनाकर आगे बढ़ने लगता है। वह एक खंभा आगे पहुंचा ही था, तभी उसे दिखता है कि एक आग की रेखा उसी की तरफ आ रही है। वह जल्दी से एक ढलांग मारता है और उससे बच जाता है। तभी उसे दिखता है कि उसकी दूसरी तरफ से एक दूसरी रेखा आ रही है। अयान इससे नहीं बच पाता और आग की रेखा उसके बगल में लगती है, जिससे अयान फिर से उस नदी में गिर जाता है। उसके बाद अयान फिर से नदी से बाहर आता है और एक गहरी सांस लेता है। फिर से उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधे पर उठाता है और फिर से उन खंभों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है। अयान ऐसा कई बार करता है। कई बार वह बूढ़े बाबा के वार से बचता है, लेकिन अभी तक वह सिर्फ आधे रास्ते ही पहुंच पाया था। अब दोपहर हो चुकी थी। अयान नदी के किनारे बैठकर आराम कर रहा था। बूढ़े बाबा की उसके बगल में बैठे हुए थे। आदेश और द्रोणा अपने लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल गए थे और ज्ञान बूढ़े बाबा के साथ ही था। बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अयान आज तुमने कल से काफी अच्छा किया है। कल तो तुम आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाए थे और मेरे 2 से ज्यादा वार भी नहीं संभाल पाए थे, पर आज तुम लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके हो और अब तुम मेरे कई वारों से भी बच पा रहे हो। ये सुनकर अयान बूढ़े बाबा से कहता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द से जल्द इस रास्ते को पार करूंगा। उसके बाद अयान कुछ देर और आराम करने के बाद फिर से उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधे पर उठाता है और उन खंभों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है। अयान कुछ आगे पहुंचा ही था, तब है उसे फिर से वह आग की रेखा दिखती है। इस बार अयान पहली बार में उससे बच जाता है और दूसरी आग की रेखा से भी बच जाता है। तभी उसे अपने पीछे से एक आग की रेखा आती हुई महसूस होती है। अयान उसे लकड़ी के टुकड़े को हवा में फेंकता है और खुद भी एक ऊंची ढलांग लगता है, जिससे वह उस तीसरी आग की शक्ति से भी बच जाता है और हवा में ही उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधे पर उठाकर एक दूसरे खंबे पर उतरता है। ये देखकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अयान की तरफ 2 आग की रेखाओं से साथ में वार कर देते हैं। ये देखकर अयान अपने दोनों पैरों पर झुकता है और एक बहुत ऊंची छलांग लगता है, जिससे वह दोनों रोशनियां आपस में टकरा जाती हैं और अयान आगे पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद बूढ़े बाबा लगातार अयान पर वार करने लगते हैं। इनमें से कई हमलों से अयान इसी तरह बचता है, लेकिन आधे रास्ते से थोड़े आगे आने पर अयान फिर से नदी में गिर जाता है और फिर से उस नदी से बाहर आता है। बूढ़े बाबा अयान से चिल्लाते हुए कहते हैं, अयान इस बार तुमने काफी अच्छा किया। अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है तुम आज ही इस रास्ते को पार कर लोगे और फिर हम अपना प्रशिक्षण आगे बढ़ा सकते हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बूढ़े बाबा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से काफी अच्छा हो गया हूँ। अब मैं अपने ऊपर होने वाले हमलों को बड़ी आसानी से देखा सकता हूँ और समझ सकता हूँ। साथ ही साथ अब मेरी हमलों से बचने की रफ्तार बढ़ गई है। उसके बाद अयान फिर से उन खंभों पर चढ़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। इस बार अयान आधे रास्ते से आगे पहुंच गया था, पर अब बूढ़े बाबा ने अपने हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया था। इसी कारण अयान इस बार भी पानी में गिर जाता है, पर वह हार नहीं मानता और फिर से नदी से बाहर निकालकर एक और लकड़ी का टुकड़ा अपने कंधे पर रखता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। ऐसा करते करते उसे बहुत देर हो जाती है। अयान अभी तक सफल नहीं हो पाया था। अब लगभग शाम होने वाली थी। अयान उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधे पर उठाकर उन खाम पर जोर जोर से उछल रहा था और बूढ़े बाबा उसके ऊपर हमला किया जा रहे थे, पर अयान बूढ़े बाबा के सभी हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने आधे रास्ते को पार कर लिया था, अब उसे कुछ ही खंभों को पार करना था। एपिसोड 48 द्रोणा और आदेश के बीच प्रतियोगिता। लगभग शाम होने वाली थी। अयान उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कंधों पर उठाकर उन खंभों पर आगे बढ़ रहा था। बूढ़े बाबा उस पर लगातार वार पर वार किया जा रहे थे, पर अयान उन सभी वारों से बचते हुए लगभग आधे से ज्यादा रास्ते को पार कर चुका था। ये देखकर बूढ़े बाबा अपने हमले की गति को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, पर अयान अपना पूरा ध्यान लगाकर उन सभी वारों से बचता जा रहा था। यह नजारा देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अयान बूढ़े बाबा के हमलों का अंदाजा लगाकर उनसे बचते जा रहा था और ऐसा अयान ने सिर्फ दूसरे दिन ही सीख लिया था। ये काफी ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी। आगे बढ़ते बढ़ते अयान लगभग उस रास्ते के अंत में पहुंच ही गया था। उसे कुछ और खंबे पार करने थे, उसके बाद वह इस रास्ते को पार कर सकता था। ये देखकर कि अयान लगभग उस रास्ते को पार कर चुका है, ज्ञान कहता है, मुझे लगा ही था कि आज तुम इसे पार कर लोगे, पर अयान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह पूरा ध्यान लगाकर अभी भी आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उस सामने से एक आग की रेखा आती हुई दिखती है। अयान अपने दोनों पैरों पर झुकता है और एक ऊंची छलांगा मार के उस हमले से भी बच जाता है। इसी तरह अयान आगे बढ़ रहा था। अब उसे 3 खंबे और पार करने थे, उसके बाद वह उसे
पूरे रास्ते को पार कर लेता। ये देखकर बूढ़े बाबा एक साथ कई आग के हमले उस पर कर देते हैं, पर अयान इन्हें देखकर डरता नहीं है और उन सभी हमलों से एक एक करके बचकर आगे बढ़ता है। अंत में वह उस लकड़ी के टुकड़े को हवा में बहुत ऊपर तक फेंकता है और खुद भी बहुत ऊंची छलांग मारता है, जिससे वह सभी हमले आपस में टकराकर नष्ट हो जाते हैं और अयान हवा में ही उस लकड़ी के टुकड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और सीधा आखिरी खंबे पर आता है। जैसे ही अयान उस आखिरी खंबे पर आता है, वह अपनी असली मूल शक्ति को जागृत करता है और अपने पैरों में केंद्रित करके एक बहुत जोर का धमाका करके सीधा हवा में पहुंचता है और उस लकड़ी के टुकड़े को हवा में फेंककर अपने मुंह में बिजली इकट्ठा करके सीधा उस पर एक मारता है, जिससे उस लकड़ी के टुकड़े राख में बदल जाता है और वह सीधा नदी के किनारे पर आ जाता है और बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने कर दिखाया। अयान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अयान को इतना खुश देखकर ज्ञान उससे कहता है, अपनी खुशी पर काबू रखो, पागल मत हो जाना, और इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तुम चुपचाप भी तो उस खंबे पर से नीचे आ सकते थे। तुम रहोगे तो बच्चे ही दिखावा करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। अब मैंने इतना मुश्किल प्रशिक्षण पार किया है तो इतना तो बनता ही है ना ज्ञान। और यह कहकर अयान फिर से चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। से देखकर ज्ञान कहता है, तुम नहीं सुधरने वाले। ये सुनकर अयान हंसने लगता है। बूढ़े बाबा भी अयान के पास आ जाते हैं। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह भी बहुत ज्यादा खुश हो। अयान जैसे ही बूढ़े बाबा को देखता है, वह उनसे कहता है, आपने देखा, मैंने उस रास्ते को पार कर लिया। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ, तुमने उसे पार कर लिया, ये तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान खुश हो जाता है। उसके बाद वह सब वहां पर थोड़ी देर और बातें करते हैं। अब रात होने वाली थी, इसलिए वह सब वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। आज अयान कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, इसलिए रास्ते में वह बूढ़े बाबा से कहता है, बूढ़े बाबा, एक प्रतियोगिता हो जाए। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, कैसी प्रतियोगिता। अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर द्रोणा की तरफ देखता है, फिर आदेश की तरफ देखता है। उसके बाद वह बूढ़े बाबा से कहता है, आदेश का स्तर भी द्रोणा जितन की है, क्यों ना हम देखें कि इनमें से कौन ज्यादा तेज उड़ सकता है, तो जो भी घर पहले पहुंचा वह जीत जाएगा। ये कहकर अयान आदेश के ऊपर हाथ फेरता है। अयान का इशारा समझकर आदेश और जोर से उड़ने लगता है। ये देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, सच में यह एक बच्चा ही है, बिल्कुल उसी की तरह हरकतें हैं इसकी। ये कहकर बूढ़े बाबा द्रोणा को इशारा करते हैं। बूढ़े बाबा का इशारा समझकर द्रोणा बहुत जोर से उड़ने लगता है। आगे अयान आदेश के ऊपर बैठकर जा ही रहा था, तभी बूढ़े बाबा उसके बगल में आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुमने प्रतियोगिता की ही है तो मैं हारूंगा तो बिल्कुल नहीं। और यह कहकर बूढ़े बाबा फिर से द्रोणा को इशारा करते हैं और द्रोणा बहुत तेज रफ्तार में आदेश को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। ये देखकर अयान आदेश से चिल्लाते हुए कहता है, आदेश चलो, हमें हारना नहीं है। पर आदेश अपनी पूरी जान लगाकर उड़ रहा था, इसलिए वह उससे तेज नहीं उड़ पाता। अयान की हरकत देखकर ज्ञान उससे कहता है, तुम शायद भूल रहे हो, भले ही द्रोण और आदेश का स्तर एक हो, पर द्रोण आदेश से ज्यादा सितारे वाला महायक्ष है और उसके पास उड़ने वाली खास तकनीकी भी है, तो मुझे कभी नहीं हरा सकते। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं आज इतना खुश था कि मैं ये सब तो भूल ही गया था। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम बेवकूफ ही रहोगे। ज्ञान की बात सुनकर अयान चिढ़ते हुए कहता है, अरे तुम मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो, पहले नहीं बता सकते थे मुझे ये सब। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, अच्छा उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे, तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं था और ना बताया था कि तुम क्या करने वाले हो, तुमने तो सीधा प्रतियोगिता के बारे में पूछा था, तो लो अब जीत जाओ प्रतियोगिता। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। उसके बाद कुछ देर और सफर करने के बाद आदेश और अयान घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि बूढ़े बाबा और द्रोणा बगीचे में ही खड़े हैं। बूढ़े बाबा अयान को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर अयान कहता है, लगता है मेरा मजाक बनने वाला है या शायद बन गया है। अयान की बात सुनकर आदेश दहाड़ता है, मानो वह भी उसकी बात से सहमत हो। उसके बाद अयान भी नीचे उतरकर उस बगीचे में पहुंच जाता है और जाकर वहीं बूढ़े बाबा के सामने खड़ा हो जाता है। बूढ़े बाबा एकता को से देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। आदेश भी अयान के बगल में खड़ा हुआ था, वह लगातार द्रोण की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, मानो द्रोण उस कोई जानी दुश्मन हो। अयान को यूं खड़ा हुआ देखकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम दोबारा कोशिश कर, हो सकता है तुम अगली बार जीत जाओ। ये कहकर बूढ़े बाबा हंसते हैं और वहां से अंदर खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। बूढ़े बाबा के अंदर जाने के बाद अयान वही बगीचे में बैठ जाता है। आदेश भी उसी के बगल में आकर बैठ जाता है। अयान आदेश की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है आदेश आज हम दोनों का ही मजाक बन गया है। अयान की बात सुनकर आदेश अपने सर को हाँ में हिला देता है। ये देखकर अयान उसके सिर पर हाथ फेरता है और कुछ सोचते हुए ज्ञान से कहता है,
ज्ञान, तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम तकनीकों का खजाना हो, तुम सिर्फ एक ही हो और तुम्हारे पास बहुत सारी तकनीकें हैं, क्या ये सच है? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ मेरे पास कई अलग अलग तकनीकें हैं। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, तो क्या तुम्हारे पास तिलिस्मी जानवरों के लिए भी तकनीकें हैं? अयान की यह बात सुनकर ज्ञान समझ जाता है कि अयान उससे क्या कहना चाहता है और वह अयान की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मेरे पास है, तो पर तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम द्रोणा की ही तरह आदेश के लिए भी कोई तेज उड़ने वाली तकनीक मुझसे ले लोगे और उसे सिखा दोगे? ज्ञान बात सुनकर अयान खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, क्या तुम द्रोणा की तरह आदेश को कोई तकनीक दे सकते हो? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आदेश के लिए तकनीक। अयान अपना प्रशिक्षण करके घर लौट रहा था, तब वह बूढ़े बाबा से द्रोणा और आदेश के बीच प्रतियोगिता की बात करता है, जिस पर बूढ़े बाबा मान जाते हैं, परंतु अयान वह प्रतियोगिता हार जाता है। उसके बाद अयान घर पहुंचकर ज्ञान से आदेश के लिए तकनीक मांगता है, जिस पर ज्ञान उसे मना कर देता है। ज्ञान जैसे ही अयान को मन करता है, अयान कहता है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पास तो इतनी सारी तकनीकें हैं, फिर तुम एक तकनीक आदेश को क्यों नहीं दे सकते? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में कमजोर है, या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जब तक एक तिलिस्मी जानवर वीर स्तर पर नहीं पहुंच जाता, जब तक वह कोई भी तकनीक नहीं सीख सकता, क्योंकि जब तक उसकी समझ बहुत कम होती है, लेकिन वीर स्तर पर आने के बाद उनमें इतनी समझ आ जाती है कि वह एक तकनीक का अभ्यास कर सके, और उनमें से बहुत कम तिलिस्मी जानवर ही जो तकनीक को अच्छे से सीख पाते हैं। ज्ञान की बात सुनकर अयान चौंक जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी बात तो मैं समझ गया, लेकिन द्रोणा भी तो महायक्ष स्तर पर है, पर उसने उससे तकनीक को कैसे सीखा? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम सच में बेवकूफी हो। अयान ज्ञान की बात सुनकर उससे कहता है, तुम हर समय मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? क्या हर समय मुझे चिढ़ाना जरूरी है? तुम मेरे सवालों को सीधा सीधे जवाब नहीं दे सकते? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सही से समझाता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि बूढ़े बाबा का स्तर क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? अयान ज्ञान की बात सुनकर उससे कहता है, पर इसका बूढ़े बाबा के स्तर से क्या लेना देना है? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुमसे जो पूछा है पहले वह बताओ। इस पर अयान ज्ञान के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उनका स्तर उन्होंने कभी बताया ही नहीं, ये तो तुम्हें भी पता है, लेकिन मेरे हिसाब से उनका स्तर मेरे पिताजी से तो ज्यादा ही है। हो सकता है कि उनका स्तर शूरवीर हो या उससे भी ज्यादा। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बूढ़े बाबा इस ग्रह पर तो सबसे शक्तिशाली है। मेरे हिसाब से इस ग्रह पर ऐसा कोई नहीं जो उन्हें हरा सके। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान सोच में डूब जाता है और वह अपने मन में कहता है, आखिर बूढ़े बाबा आए कहाँ से हैं और वह छुपा कर क्यों रहते हैं जबकि वह इतने शक्तिशाली हैं? अयान को सोच में डूबा हुआ देखकर ज्ञान उससे कहता है, क्या सोचने लगे? ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद ज्ञान आगे कहता है, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जो व्यक्ति इतना ज्यादा शक्तिशाली है वह एक महायक्ष स्तर का तिलिस्मी जानवर अपने पास क्यों रखेगा? ज्ञान की बात सुनकर अयान चौंकते हुए कहता है, क्या इसका मतलब द्रोणा का स्तर महायक्ष स्तर से ज्यादा है? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, हाँ तभी तो उसने उस तकनीक को सीख लिया है, वरना कोई भी वीर स्तर के नीचे का तिलिस्मी जानवर किसी भी तकनीक को सीख ही नहीं सकता। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, तो ये बात है, तभी तो द्रोणा इतनी तेज उड़ पाता है। पिछली बार भी उसने हमें अंबर नगरी से यहाँ तक बहुत जल्दी पहुंचा दिया था। मुझे लगा था कि यह सिर्फ उस तकनीक की वजह से हुआ है। मुझे तो द्रोण की शक्ति महायक्ष स्तर की महसूस होती थी, इसलिए मैं उसे महायक्ष स्तर का समझता था। मैंने कभी बूढ़े बाबा से पूछा ही नहीं कि द्रोण का असली स्तर क्या है। उसके बाद अयान आदेश के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, आदेश तुम भी जल्दी से वीर स्तर पर पहुंच जाओ, उसके बाद हम उस द्रोणा को हराएंगे और मैं ज्ञान से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तकनीक भी लूंगा। अयान की बात सुनकर आदेश उसके पैरों पर अपना सर रगड़ने लगता है। अयान बाहर ही बैठा हुआ था, तभी बूढ़े बाबा वहां आते हैं और उन सब को खाने के लिए बुलाते हैं। खाना खाते समय अयान बूढ़े बाबा से भी उस बारे में पूछता है जो कि उसने ज्ञान से पूछा था। बूढ़े बाबा भी उसका जवाब हमें देते हैं, जिसे सुनकर अयान कहता है, और मुझे लगा था कि द्रोणा महायक्ष स्तर पर है और इसीलिए मैंने आपसे प्रतियोगिता की और हार गया। ये सुनकर बूढ़े बाबा हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं, तुम फिर से कोशिश जरूर कर सकते हो। जब आदेश वीर स्तर पर पहुंच जाएगा उसके बाद वह सब थोड़ी देर और बातें करते हैं। खाना खाने के बाद अयान अपनी साधना करने के लिए और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह उठकर अयान बूढ़े बाबा के साथ फिर से प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। आज अयान बहुत खुश लग रहा था क्योंकि कल उसने उसे पानी में लकड़ी के स्तंभों से बने रास्ते को पार कर लिया था, और अयान आज बहुत ज्यादा उत्साहित था क्योंकि उसे जानना था कि अब वह किस तरह का प्रशिक्षण करने वाला है। पर बूढ़े बाबा उसे अभी कुछ नहीं बताते। कुछ देर और सफर करने के बाद अयान, बूढ़े बाबा, आदेश और द्रोण सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अयान बूढ़े बाबा से पूछता है, बूढ़े बाबा आज हम क्या करने वाले हैं? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा
उसे कहते हैं कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा तो क्या तुम तैयार हो, आज का प्रशिक्षण पहले से बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान पूरे जोश से कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, प्रशिक्षण चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुराते हैं, फिर उससे कहते हैं तो ठीक है अपने ऊपर के कपड़े उतार दो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान चौंक कर पूछता है पर कपड़े? बूढ़े बाबा उसे कहते हैं हाँ कपड़े उतारो। पहले तो अयान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वह अपने ऊपर के हिस्से के सारे कपड़े उतार देता है। अब अयान के शरीर का ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों का था, उसका पूरा सीन और पेट बिना कपड़ों के था। उसके बाद बूढ़े बाबा उससे कहते अयान तुम जाकर उस चट्टान पर बैठ जाओ। अयान को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह उनसे कहता है पर इस चट्टान पर बैठकर मुझे करना क्या है? बूढ़े बाबा उससे कहते हैं मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, पर पहले मैंने जैसा कहा है वैसा करो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान अपना सर हाँ में हिला देता है और उसके बाद जाकर उस नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठ जाता है। बूढ़े बाबा उसे कहते हैं अयान अपनी आंखें बंद करो। अयान को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसा जैसा बूढ़े बाबा कहते जा रहे थे वह वैसा वैसा करते जा रहा था। बूढ़े बाबा के कहने पर अयान अपनी आंखें बंद करके उस चट्टान पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद अयान को अपने सीने में एक बहुत जोर का दर्द महसूस होता है। उस दर्द को महसूस करते ही अयान के मुंह से एक चीज निकलती है और वह उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। ये दर्द वैसा ही था जब उसे रास्ते को पार करते समय बूढ़े बाबा उस पर वार करते थे, उस समय होता था, इसलिए अयान समझ गया था कि यह वार उसे पर बूढ़े बाबा ने ही किया है। अयान उठकर बूढ़े बाबा से कहता है बूढ़े बाबा आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं, और आप हमला कर भी रहे थे तो कम से कम मुझे बता तो सकते थे, मैं बचने के लिए पहले से तैयार रहता। ये कहकर अयान कराहते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं ये तुम्हारे प्रशिक्षण का ही हिस्सा है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान चौंकते हुए उनसे पूछता है प्रशिक्षण का हिस्सा पर कैसे? अयान की बात का जवाब देते हुए बूढ़े बाबा उससे कहते हैं मैं जितने ज्यादा वार तुम पर करूंगा उतना ही तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम्हें इस दर्द को सहन करना सीखना है। इससे तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा और तुम्हारे शरीर बहन की सीमाएं भी बढ़ेगी और ये तुम्हारे युद्ध में भी तुम्हें बहुत सहायता करेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर ऐसे तो मैं घायल हो सकता हूँ। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि प्रशिक्षण बहुत कठिन होने वाला है, और इसके जवाब में तुमने मुझसे कहा था कि प्रशिक्षण कितना भी कठिन क्यों ना हो तुम उसे जरूर करोगे, लेकिन अब क्या हुआ? क्या तुम्हें ये प्रशिक्षण नहीं करना है? क्या तुम हार मान रहे हो? एपिसोड 50 तुम्हें सहन करना होगा। बूढ़े बाबा के कहने पर अयान अपने ऊपरी शरीर के कपड़े उतार कर नदी के किनारे जाकर चट्टान पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे अपने शरीर में एक बहुत जोर का दर्द महसूस होता है, जिसे महसूस करके वह चिल्लाता है और उसे चट्टान से गिर जाता है। उसे समझ में आ गया था कि यह बार उस पर बूढ़े बाबा ने किया है। इसका कारण पूछने पर बूढ़े बाबा उसे बताते हैं कि यह तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा है, इस प्रशिक्षण को करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होगा और तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पर अयान इसके जवाब में कहता है मैं घायल हो सकता हूँ। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं पर तुमने तो कहा था कि कितना भी कठिन प्रशिक्षण क्यों ना हो तुम जरूर करोगे, क्या तुम हार मान रहे हो? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है मैं आपसे ये कब कहा कि मैं इस प्रशिक्षण को करने नहीं वाला, मैं इसे जरूर करूंगा, अब भले ही मुझे कितना भी दर्द क्यों ना हो मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहकर आयन जाकर फिर से चट्टान पर बैठ जाता है। ये देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगे। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान के ऊपर अपनी आग की तरंगों से वार करने लगते हैं। ये कोई तकनीक नहीं थी, बस बूढ़े बाबा अपनी आग की मूल शक्ति से अयान के ऊपर वार कर रहे थे, जिससे अयान को दर्द बहुत हो रहा था, पर इन वारों से उसके ऊपर ज्यादा घाव नहीं हो रहे थे। जैसे ही बूढ़े बाबा अयान के ऊपर फिर से अपनी मूल शक्ति से वार करते हैं, अयान बहुत जोर से चिल्लाता है, पर इस बार वह चट्टान से गिरता नहीं है, क्योंकि इस बार वह चट्टान पर डट के बैठा था। बूढ़े बाबा उस पर वार करते जा रहे थे और अयान उस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ वार सहन करने पर ही आयरन चिल्लाते हुए बूढ़े बाबा से कहता है बूढ़े बाबा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या हम रुक नहीं सकते? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं अयान मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। पर सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं बयान मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहे हैं, और मैं ये जानबूझकर तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें इस दर्द को सहन करना होगा।
बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कुछ नहीं कहता और उन हमलों को अपने ऊपर सहन करते रहता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध रखी थी और उसकी नसें साफ साफ दिख रही थी और उसने मुंह को भी बंद कर रखा था। अयान की ऐसी हालत देखकर ज्ञान उससे कहता है, अयान बूढ़े बाबा ये तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं क्या? तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा नहीं बना है क्या? तुम्हें उन सबको वापस जाकर जवाब नहीं देना है जो सब तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे? क्या तुम्हें उस अमर को सबक नहीं सीखना है? ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, हाँ ज्ञान मुझे ये सब करना है। ज्ञान के ये सब याद दिलाने पर अयान को याद आ जाता है कि कैसे हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, हर कोई उसे कमजोरी योद्धा समझता था। ये सब याद आते ही अयान के अंदर एक अलग जोश आ जाता है और वह उन सब हमलों को अपने ऊपर सहन करने लगता है। बूढ़े बाबा लगभग आधे घंटे तक अयान पर वार करते हैं। अयान भी इस दर्द को सहन कर रहा था। आधे घंटे बाद अयान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके शरीर पर कई जलने के निशान थे और वह बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। बूढ़े बाबा अयान के बगल में ही खड़े हुए थे। वह अयान से कहते हैं, अयान तुमने बहुत अच्छा किया। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, पर अगर तुम्हें एक अच्छा योद्धा बनना है तो तुम्हें ये करना होगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, मुझे पता है बूढ़े बाबा ये सब आप मेरे लिए ही कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस दर्द को सहन करना सीख लूंगा और चाहे मुझे इससे ज्यादा ही दर्द क्यों न सहना पड़े, मैं आपका हर प्रशिक्षण पूरा करूंगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुरा देते हैं और उसे घाव ठीक करने वाली गोली दे देते हैं और साथ ही साथ उसके जख्मों पर एक लेप लगा देते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम साधना करने बैठ जाओ जिससे तुम्हारी ऊर्जा भी वापस आ जाएगी और हमारा अगला प्रशिक्षण करने के लिए तुम्हारे घाव भी ठीक हो जाएंगे और ये लेप अभी पना काम जल्द ही करेगा और यह गोली भी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान वैसा ही करता है और वह उस नदी के किनारे अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। अयान को साधना करते करते दोपहर हो जाती है। दोपहर होने पर अयान अपनी साधना से उठता है और वह अपने शरीर को देखता है तो उसे अपने अंदर कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था और अब उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए थे। ये देखकर अयान बहुत ज्यादा खुश होता है। जैसे ही बूढ़े बाबा देखते हैं कि अयान अपनी साधना से उठ गया है, वह उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अगले प्रशिक्षण के लिए तैयार हो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। अयान का जवाब सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ठीक है तैयार हो जाओ। अयान ने बूढ़े बाबा से कह तो दिया था कि वह तैयार है, पर अंदर से उसे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब बूढ़े बाबा उसे और ज्यादा कठिन प्रशिक्षण देने वाले हैं। अयान का चेहरा देखकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रशिक्षण पिछले वाले से आसान होने वाला है। ये कहकर बूढ़े बाबा हंसने लगते हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। ठीक है, तो अब तुम्हें एक व्यायाम करनी है जिसमें तुम्हें लेटकर अपने हाथों से अपने शरीर को उठाना है, मीन पुश अप्स। लेकिन ये साधारण व्यायाम की तरह नहीं होने वाला है। इसमें मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर कुछ वजन रख दूंगा और फिर तुम्हें इस व्यायाम को लगभग 100 बार करना है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, पता नहीं आप ये प्रशिक्षण के खतरनाक तरीके कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, और एक गहरी सांस लेकर व्यायाम की स्थिति में आ जाता है। बूढ़े बाबा उसकी पीठ पर एक बड़ी सी चट्टान रख देते हैं। अयान को अपने ऊपर एक अलग सा दिशा महसूस होता है, परंतु वह मनोस्तर पर था, इसी कारण वह इतना वजन अपने ऊपर उठा सकता था। उसके बाद अयान व्यायाम पुशअप्स शुरू कर देता है। लगभग 2 घंटे में अयान 100 बार वैसा कर लेता है जैसा कि बूढ़े बाबा ने कहा था। जैसे ही अयान अपनी व्यायाम पूरी करता है, बूढ़े बाबा उसके ऊपर से उस चट्टान को उतार देते हैं। जैसे ही अयान के ऊपर से वह चट्टान हटती है, अयान उसी जगह पर लेट जाता है और बहुत जोर जोर से हौंफने लगता है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। बूढ़े बाबा अयान को देखकर कहते हैं, चलो तुमने ये भी अच्छा ही किया है। उसके बाद अयान कुछ देर आराम करता है। अब कुछ घंटे में शाम होने वाली थी। अयान आराम करते करते बूढ़े बाबा से पूछता है, अभी भी हमारे पास कुछ समय है, तो क्या हम कुछ और भी करने वाले हैं? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, हाँ। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे पूछता है, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, अयान क्या तुम्हें हम दोनों के बीच हुई लड़ाई याद है, जिसमें तुम अपने हमलों से मुझे छू भी नहीं पाए थे? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे वह लड़ाई बहुत अच्छे से याद है, पर आप उस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कहते हैं, मैंने ज्ञान से भी पूछा है और खुद भी तुमसे लड़ते समय यह महसूस किया है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट यानी कि अपने हाथों और शरीर से लड़ने की कला कमजोर है। जिस समय तुम मुझ पर हमले किए जा रहे थे, उन हमलों को देखकर मैं बहुत अच्छे से समझ गया था कि तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है, पर शायद उतनी अच्छी नहीं जितनी की होनी चाहिए। एक कुशल और अच्छा योद्धा बनने के लिए किसी योद्धा की मूल शक्ति ही सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ साथ उसकी लड़ने की कला भी उत्तम होनी चाहिए। अगर कोई योद्धा इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से सीख लेता है या महारत हासिल कर लेता है, तो वह एक शक्तिशाली योद्धा बनता है।